बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके बेटा, स्टार्ट करते हैं। तो बेटा, लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था, मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस किया था। कुछ डेफिनेशन मैंने आप लोगों को बताई थी। फिक्स कॉस्ट क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, इस तरह के मुख्तलिफ किस्म की टर्मिनोलॉजी जो थी वो हमने डिस्कस की थी। लास्ट में हमने डिस्कस किया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर हमने डेफिनेशंस डिस्कस की थी। बैलेंस शीट क्या होती है, इनकम स्टेटमेंट क्या होती है, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी को डिस्कस किया था, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स को डिस्कस किया था। हमारा बेटा जो मेन पर्पस है यहाँ पे वो हमने ड्रॉ करनी है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट। आपको मैंने स्केच बता दिया था कैसे ड्रॉ करनी है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं, भलाई हमने डिस्कस कर लिया था या भी करना है? सर बताना है आपने। अभी बताना है, ठीक हो गया। जी तो सर। ये हमारा आज का टॉपिक भी होगा फिर। तो उससे पहले कुछ थोड़ा सा बेटा हम बेसिक बेसिक जो टर्मिनोलॉजीज अभी और आ रही हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट जाने से पहले वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। फॉर्म ऑफ बिजनेस एंटिटीज बेटा, मुख्तलिफ किस्म के बेटा बिजनेस होते हैं, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। कुछ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस होते हैं बेटा, कुछ आपके ट्रेडिंग बिजनेसेस होते हैं, कुछ आपके सर्विसेज बिजनेसेस होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज बेटा, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस आपके वो बिजनेसेस होते हैं जो चीज को प्रोड्यूस करते हैं और आगे सेल आउट करते हैं। ट्रेडिंग बिजनेसेस जो होते हैं, इसको आप ये कह लें कि जो बनी बनाई चीजें लेते हैं और आगे रीसेल करते हैं उन चीजों को। सर्विसेज बिजनेसेस बेटा वो बिजनेसेस होते हैं जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, लाइक बैंकिंग सिस्टम हो गया आपका, लाइक टीसीएस हो गया, लाइक ओसीएस हो गया। ये वो बिजनेसेस हैं जो मुख्तलिफ किस्म की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जिस तरह मैं आपका लेक्चर ले रहा हूँ, तो मैं बेसिकली सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ और इसके अगेंस्ट जो है वो मुझे पेमेंट मिल रही है। अच्छा, हम लोगों ने शायद लास्ट टाइम भी मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा हो। वो क्वेश्चन मैंने आप लोगों से ये पूछा था कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड इन्वेंट्री, क्या फर्क होता है? हम स्टॉक को इन्वेंट्री को स्टॉक को इन्वेंट्री कह सकते हैं, लेकिन इन्वेंट्री को स्टॉक नहीं कहेंगे। क्यों? वजह उसकी रीजन बेटा मैंने क्योंकि बताई। सर इन्वेंट्री के अंदर दूसरा अनकम्प्लीटेड वो भी आ जाती हैं प्रोडक्ट्स, और जो स्टॉक के अंदर होती हैं वो कम्प्लीटली होती हैं बिल्कुल, प्रोडक्ट्स, मतलब फिनिश्ड गुड्स होते हैं जिसे हम कम्प्लीटली बोलते हैं। हाँ जी फिनिश फिनिश्ड होती हैं। गुड्स के बेटा कहते हैं आसान अल्फाज के अंदर। तो स्टॉक के अंदर जी सर। बेसिकली आपकी सारी की सारी वो चीजें आती हैं जो आपकी फिनिश्ड गुड्स होती हैं, और इन्वेंट्री के अंदर बेटा आपकी फिनिश्ड गुड्स प्लस वो दोनों चीजें आपकी शामिल होती हैं जो कि अभी वर्क इन प्रोसेस के अंदर, यानी अभी चीजें बन रही हैं। तो ये नीचे थोड़ा सा इन्वेंट्री के बारे में डिस्कस था, ये हमने थोड़ा सा मैंने आपको पहले भी बता दिया हुआ है, इसलिए हम फर्दर इसको आगे मूव करेंगे वन बाय वन। ओके बेटा, मेरा जो आज का मेन टास्क है वो यही टास्क है, हमारा आज का मेन टास्क है हम लोगों ने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट कैसे बनानी है। ये बेटा आपके सामने इन्वेंट्री आ गया। ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस की होती है, ट्रेडिंग बिजनेसेस होते हैं, सर्विसेज बिजनेसेस होते हैं। इसके बाद इस चैप्टर के बाद हम जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ मैं आपको इन्वेंट्री डिटेल में पढ़ाऊंगा, जिसमें हम मुख्तलिफ किस्म के मेथड्स पढ़ेंगे इन्वेंट्री को परचेज करने के लिए। लाइफो मेथड क्या होता है, फाइफो मेथड क्या होता है, वेटेड एवरेज मेथड क्या होता है, इन्वेंट्री को कैसे हम लोगों ने मैनेज करना होता है, इन्वेंट्री को हमने किस तरह से इसको मेजर करना होता है, क्या तरीकेकार होता है। अच्छा, अब ये बेटा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने इन्वेंट्री के अंदर आपको बताया था कि ये सारी की सारी चीजें जो जो मैंने हाईलाइट की हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। इन्वेंट्री में ये तीनों चीजें शामिल होती हैं। एक बेटा वो मटेरियल जो आपने परचेज किया है मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, वो भी आपकी इन्वेंट्री का हिस्सा है। वो इन्वेंट्री, वो मटेरियल जो आपका वर्क इन प्रोसेस में लगा है, वो भी आपका इन्वेंट्री में ही आएगा। और फिनिश गुड जो आपकी स्टॉक के अंदर पड़ी है, वो भी आपकी इन्वेंट्री में आएगी। मैंने एक लाइन बोली थी लास्ट टाइम भी कि इन्वेंट्री इंक्लूड द स्टॉक बट स्टॉक डज नॉट इंक्लूड द इन्वेंट्री। तो बेटा ये तीन जो पॉइंट लिखे हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये तीनों पॉइंट्स मैंने यूज करने हैं सीजीएस स्टेटमेंट के अंदर। अभी जो हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट बनानी है, वहां पे हमने इसको तीनों को हमने यूज करना है। हमने वर्क इन प्रोसेस भी निकालना है, हमने फिनिश गुड्स भी देखनी है, और हमने जो मटेरियल परचेज किया है उसको भी हमने डिस्कस करना है। तो याद रखिएगा, इन्वेंट्री के अंदर ये तीनों चीजें शामिल होती हैं। अगर आपने कोई नई चीज परचेज की है तो वो भी इन्वेंट्री का हिस्सा है। वो चीज जो मशीनों के ऊपर अभी मैन्युफैक्चर हो रही है, वो भी इन्वेंट्री का हिस्सा है। वो चीज जो फिनिश होकर आपके स्टॉक में पड़ी है, वो भी आपकी इन्वेंट्री का हिस्सा होती है। तो ये सारी चीजें मिलकर आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट बनाएंगी। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट बेसिकली क्या होती है बेटा, ये आपको ये बताती है कि आपने जो मटेरियल से लेके फिनिश गुड्स तक कितनी कॉस्ट जब आपको फेस करनी पड़ती है। जी बेटा, क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं? जी सर आई हैव अ क्वेश्चन कि जब हम ऑनलाइन मार्केटिंग कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो यहाँ पे जो हम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो वो हमारे पास जो प्रोडक्ट पड़ी हुई हैं उनको हम इन्वेंट्री कहते हैं, यानी कि जो बिल्कुल हमारे पास स्टॉक अवेलेबल है उन्हें बिल्कुल इन्वेंट्री कहते हैं। बिल्कुल लेकिन सर वो प्रोडक्ट एज अ कंप्लीट वर्क प्रोसेस के तौर पे बेची जाती हैं कि ये हमारे पास कम्प्लीटली तौर पे
मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट पड़ी हुई है, हाँ बिल्कुल जी मैन्युफैक्चर्ड है, तो बिल्कुल। वो सर इसके अंदर फिर दूसरा इन प्रोसेस वाले तो नहीं बेची जाती है कि हम अभी इसके ऊपर काम हो रहा है, हम इसको बेच रहे हैं, नहीं तो नहीं 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 नहीं। इस एक क्वेश्चन कि इस चीज को फिर इन्वेंट्री का नाम क्यों दिया गया है? हाँ, मैं ये आपको बता देता हूँ बेसिकली। देखिए, इन्वेंट्री जो है ना बेटा, इट्स अ ब्रॉडर टर्म। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको थोड़ी सी चीजें बताता हूँ। आप टेक्सटाइल के कपड़े बेच रहे हैं ऑनलाइन, चले मैं आपको थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि आपके टेक्सटाइल के जो कपड़े हैं वो आप सेल आउट कर रहे हो, डेफिनेटली आपने वहाँ बेटा वो कपड़े सेल करने हैं जो कि फिनिश गुड्स फॉर्म में पड़े हुए हैं, ठीक है। अब बैक एंड के ऊपर जी आपके सर। पीछे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, बैक एंड के ऊपर आपकी फैक्ट्री के अंदर जो कपड़ा है वो मैन्युफैक्चर हो रहा है। अच्छा, साल खत्म हो गया, अब सुनिएगा, साल खत्म जी हो सर। गया, आपने एक स्टेटमेंट बनानी है कि मैंने टोटल साल के अंदर मेरी कितनी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आई। अच्छा, अब जब जी आपने सर। साल खत्म हुआ, अब सुनिएगा जरा, अब जब साल खत्म हुआ तो बेटा उसमें आपने वो सारी की सारी चीजें ऐड करनी है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट के अंदर, जो आपने बना ली हुई है, जो आपकी जी प्रोसेस सर। के अंदर है, जो आपकी फिनिश गुड्स के अंदर है। उसके बाद जो स्टेटमेंट बनेगी, दैट स्टेटमेंट शोज द होल पिक्चर अबाउट द कंपनीज कॉस्ट। आप इसको इसके साथ अटैच ना करें कि मैंने जो इंटरनेट के ऊपर चीजें बेचनी है बेटा, वो तो फिनिश गुड्स ही बेचनी है, उसको हम स्टॉक भी बोलेंगे, जी उसको हम सर। इन्वेंटरी भी बोलेंगे। जी सर। तो वो भी बेसिकली उसी का पार्ट है। लेकिन हम देखें, अब आप इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनाते हो, चलो मैं थोड़ा सा क्वेश्चन आपको आसानी के लिए एग्जांपल देता हूँ। अब जब आपने जी सर। साल के एंड पे आपने इनकम स्टेटमेंट या बैलेंस शीट बनानी है किसी कंपनी की, तो उसमें क्या करते हैं, पूरे साल के जनवरी से लेकर दिसंबर तक जितने एक्सपेंसेस हुए हैं, जो आपने पैसे रिसीव किए, जो आपने पे किए, रिसीट्स, पेमेंट्स, आपने जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस पढ़ा होगा, वो सारा कुछ बनाते हैं। देन एट द एंड जी आपके सर। पास इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनती है। जी सेम सर। इसी तरह, अगर आप चाहते हैं जी मैंने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट बनानी है अपने टेक्सटाइल के कपड़ों की, अब वो जी टेक्सटाइल के सर। कपड़ों की सिर्फ किसी एक कपड़े की नहीं बनेगी, वो आपके टोटल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बनेगी। उसमें जी रॉ सर। मटेरियल भी उसमें हम वो पैसे भी शामिल करेंगे जो भी रॉ मटेरियल के तौर पे हमारे पास कॉटन पड़ी है, अभी हम उसके साथ हमने कुछ भी नहीं किया, लेकिन पैसे तो पे कर दिए ना। हम उसमें वो भी जी शामिल सर। करेंगे जो मशीनों के ऊपर लगा हुआ है, लेकिन अभी तक वो फिनिश फॉर्म में नहीं हुआ, लेकिन हम पैसे तो पे कर चुके हैं। हम उसमें वो भी शामिल करेंगे जो हमारी चीजें फिनिश गुड्स फॉर्म में पड़ी हैं लेकिन अभी बिकी नहीं है। उन सबको शामिल करेंगे तो हमें पता चलेगा हमारी टोटल कॉस्ट कितनी आई है पूरे साल के अंदर। दैट्स व्हाई इन्वेंटरी इज अ ब्रॉडर टर्म। ओके सर, थैंक यू। अंडरस्टैंड बेटा? जी सर। हाँ, तो इस वजह से इन्वेंट्री के अंदर आप इसको स्टॉक भी बोल सकते हैं, मेरे स्टॉक में ये चीज पड़ी है, मेरे स्टॉक में ये चीज पड़ी है। जब हम स्टॉक का वर्ड जी यूज सर। करते हैं उसका मतलब हम फिनिश गुड्स की बात कर रहे होते हैं मोस्टली। अगर हम इन्वेंट्री की बात करते हो तो इन्वेंट्री में फिनिश गुड्स तो है ही है, वो तो है ही है, लेकिन साथ में जी आप सर। दूसरी दूसरी चीजों की बात भी कर सकते हैं। ओके। ठीक हो गया? ओके, जी सर। चलिए अब हम डिस्कस करेंगे बेटा हमारा जो मेन टॉपिक है, दैट इज हाउ टू प्रिपेयर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट। दिस इज द स्केच बेटा। अब ये एक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट बनी हुई आपके सामने शो की गई है। मैं आपको पहले ये अंडरस्टैंड करवाऊंगा ये बनी कैसे है, उसके बाद फिर हम खुद न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ताकि आपको ये स्टेटमेंट बनाने के लिए आए। फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर फॉर एग्जांपल एग्जाम वगैरह होते हैं तो लाजमी नहीं कि आपको पूरी की पूरी स्टेटमेंट बनाने के लिए आए, आपको इसमें से कोई एक पोर्शन पूछा जा सकता है। वो कौन सा पोर्शन, वो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इस स्टेटमेंट को बेटा हम 5 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, यानी इस स्टेटमेंट के 5 पार्ट्स होंगे। पहला पार्ट होगा, ये देखें जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ। सबसे पहले हम कैलकुलेशंस करेंगे डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड की, कि पूरे साल के अंदर हमने कितना मटेरियल कंज्यूम किया। अब इसके अंदर वो मटेरियल भी शामिल है, सुन लीजिएगा, अब इसके अंदर वो मटेरियल भी शामिल है जो आप ने परचेज किया, इसमें वो मटेरियल भी शामिल होगा जो प्रोसेस के अंदर है, इसमें वो मटेरियल भी शामिल है जो फिनिश गुड्स में लग चुका है, और बाकी का जो मटेरियल बचा हुआ है वो भी इसमें शामिल होगा। जब हम प्लस माइनस करेंगे तो हम बताएंगे साल के एंड पे हमारे पास कितना मटेरियल है वो बाकी बचा। मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मैं कह रहा हूँ जी मेरे पास कॉटन पहले पड़ी थी 20,000 रुपए की, मैंने 40,000 की और मंगवा ली, तो टोटल कॉटन बेटा मेरे पास कितनी होगी, 60,000 की होगी। अच्छा, 60,000 में से जब साल खत्म हुआ तो मेरे पास 10,000 की बाकी रह गई। इसका मतलब बाकी का जो 50, अब मैं क्या करूंगा, 60,000 में से जो बाकी बची है 10,000, वो माइनस करूंगा, तो बाकी की जो 50,000 वाली कॉटन है वो मेरी क्या हो चुकी है, वो मेरी कंज्यूम्ड हो चुकी है, वो मेरी यूज हो चुकी है। तो यही बेटा स्टेप यहाँ पे आपने अप्लाई करनी है। ये देखें जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया, ये वाला, कि हाउ टू कैलकुलेट डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। ये स्टेप आप देख लें। उसके बाद ये पहला स्टेप है, और हो सकता है कि आपको पेपर में सिर्फ और सिर्फ ये कहा जाए कैलकुलेट द डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, सिर्फ आपने ये स्टेप परफॉर्म करने जो आपके सामने भी लिखे हैं। इसको फॉर्मूले की शक्ल में लिख लें, इसको इस तरह स्टेटमेंट की शक्ल में लिख लें, इट्स अप टू यू। अच्छा, ओपनिंग इन्वेंट्री, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी मेरे पास 10,000 स्टॉक में पहले चीजें पड़ी थी। ओपनिंग इन्वेंट्री का मतलब होता है अगर आपके पास पहले कोई चीज पड़ी हुई है, कॉटन पड़ी है, जो भी मटेरियल आप यूज कर रहे हैं, अगर नहीं पड़ी इसको जीरो लिख दें। लाजमी नहीं कि ओपनिंग इन्वेंट्री हमेशा आपके पास पड़ी हो, अगर पड़ी है तो लिख दें, अगर नहीं पड़ी तो इसको हम जीरो लिख देंगे। अच्छा, अब इसमें हम ऐड करेंगे किसको, परचेजेस को। अगर आपने कोई नई चीजें परचेज की हैं, फॉर एग्जांपल मैंने कहा जी मैंने
1 लाख रुपए की चीजें और मंगवा लें। अब मेरे पास इन्वेंट्री कितनी हो गई है? 10,000 की पहले पड़ी थी, 1 लाख की मजीद मंगवा ली। अब मेरे पास जो इन्वेंट्री यूज करने के लिए पड़ी है वो 1,10,000 की पड़ी है, यानी 1,10,000 मालियत की कॉटन मेरे पास पड़ी है जिसको मैंने अभी यूज करना है। देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज। अंडरस्टैंड बेटा जी यहाँ सर। तक प्रॉब्लम? जी सर। यहाँ तक कोई इशू? नो सर। ओके अब इसमें से हम सिर्फ लेस कर देंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री आपकी वो इन्वेंट्री होगी जो बाकी रह गई होगी, यानी पूरा साल आपने इस्तेमाल किया उस मटेरियल को। हाँ जी। मैं कहता हूँ जी 1,10,000 में से सिर्फ 20,000 की चीजें मेरे पास, ये भी जीरो हो सकती है, मे पॉसिबल ये जीरो कुछ भी ना बचा हो तो अब यहाँ जीरो लिख दें, लेकिन यहाँ जी क्वेश्चन सर। ने दिया, उसने कहा जी कि 20,000 की हमारे पास बाकी रह गई। तो बेटा 1,10,000 की टोटल पड़ी थी, 20,000 की हमारे पास बकाया रह गई, तो बाकी जो 90,000 की है वो हम क्या कर चुके हैं, वो हम कंज्यूम कर चुके हैं। तो ये देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड और कंज्यूम्ड। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ हाउ टू मेक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट। तो बेटा पहला स्टेप है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट बनाने का कि हाउ टू कैलकुलेट मटेरियल कंज्यूम्ड। तो मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, जहां पे प्रॉब्लम आएगी आप उसी वक्त मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे और इसकी फिर हम बाद में प्रैक्टिस भी करते हैं अभी। जी बेटा पहले स्टेप में कोई प्रॉब्लम कि मटेरियल कंज्यूम्ड निकालना है तो कैसे निकालेंगे? एनीवन एनी इशू नो बेटा? सर। क्लियर? नो सर। स्टेप 2 बेटा, ये हमने मटेरियल निकाल लिया। स्टेप 2 है बेटा, इसमें आपने अब लेबर कॉस्ट को ऐड करना है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट को ऐड करना है। जब आप इसमें डायरेक्ट लेबर, ये स्टेप नंबर 2 आगे देखें, ऐड किया हमने डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, वो भी क्वेश्चन में गिवन होगी आपको। कितनी है जी? 60,000। 90,000 हमारा मटेरियल जो यूज हो चुका है, 60,000 हमने लेबर को पे किया, यानी जो लेबर की कॉस्ट है उसकी सैलरी वगैरह जो भी थी। और ये क्या लिखा हुआ बेटा? डायरेक्ट लेबर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको याद होगा मैंने आप लोगों को बताया था कि एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट 3 तरह के मैंने बताए थे, एक डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट और फैक्ट्री ओवरहेड्स बताए थे मैंने आपको। तो इसमें जो पहले 3 स्टेप है इसमें हम सारे के सारे जो है वो डायरेक्ट कॉस्ट को हम डील कर रहे हैं। तो जो पहले हमने मटेरियल यूज किया वो भी हमारा डायरेक्ट कॉस्ट था। अच्छा, ऐड किया हमने डायरेक्ट लेबर को। जब आपने इसमें लेबर ऐड की तो हमारे पास जो आंसर निकला, दैट आंसर इज कॉल्ड प्राइम कॉस्ट। ये फार्मूला मैं आपको पीछे भी पढ़ा के आया था फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास के अंदर कि प्राइम कॉस्ट कैसे निकालते हैं। तो हमने वहां फार्मूला पढ़ा था, मटेरियल प्लस यानी डायरेक्ट मटेरियल प्लस लेबर। तो ये वही चीज है बेटा, डायरेक्ट मटेरियल हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया 90,000 और इसमें हमने लेबर को ऐड किया। तो अब ये जो हमारे पास 1,50,000 का आंसर आया, दैट इज कॉल्ड प्राइम कॉस्ट। अब आपसे पेपर में ये भी कह सकता हूँ कैलकुलेट द प्राइम कॉस्ट, तो आपने सिर्फ यहाँ तक करके क्वेश्चन को खत्म कर देना। स्टेप नंबर 2 कंप्लीट हो गया बेटा। पहला स्टेप मटेरियल, दूसरा स्टेप लेबर, तीसरा स्टेप बेटा FOH, फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड वो सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं जो फैक्ट्री जो है बियर करती है। वो सारे के सारे एक्सपेंसेस आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होंगे। अब इसके अंदर आपने क्या करना है, ये जो हमारे पास प्राइम कॉस्ट आई है इसमें आपने ऐड कर देना है फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे उसने फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट दी आपको 80,000। तो अब 90,000 यानी 1,50,000 पे जब आपने 80,000 बेटा ऐड किया तो हमारे पास आंसर निकला 2,30,000। अब ये जो आंसर निकला, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज कॉल्ड टोटल फैक्ट्री कॉस्ट। ये मैं इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ बेटा कि देखें एक क्वेश्चन आता है, मैं आपसे कहता हूँ कैलकुलेट द टोटल फैक्ट्री कॉस्ट। मैंने आपको पूरा क्वेश्चन दे दिया, उसमें ये सारा डाटा गिवन है और मैं आपसे सिर्फ नीचे ये कहता हूँ कैलकुलेट द टोटल फैक्ट्री कॉस्ट। तो आपने सिर्फ क्या करना होगा, आपने सिर्फ ये पहले 3 स्टेप परफॉर्म करने होंगे और हर स्टेप पिछले स्टेप के साथ अटैच होगा। यानी पहले मटेरियल कंज्यूम निकलेगा, उसमें लेबर ऐड करेंगे, देन उसमें FOH ऐड करेंगे, तो आपके पास टोटल फैक्ट्री कॉस्ट आएगी। जी बेटा पहले 3 स्टेप में कोई प्रॉब्लम? नो सर। क्लियर है क्लियर बेटा? है सर। ओके अब आगे वाले 2 स्टेप जो है बेटा वो आपके वर्क इन प्रोसेस और फिनिश्ड गुड्स से रिलेटेड हैं। यानी वो चीजें जो वर्क इन प्रोसेस में हैं और वो चीजें जो फिनिश्ड गुड्स में आ चुकी हैं। इसका बेटा सिंपल फार्मूला, स्टेप नंबर 4 में आ जाए, वर्क इन प्रोसेस। इसमें आपने क्या करना है कि ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोसेस अगर क्वेश्चन में गिवन है तो उसको आपने ऐड कर देना है और क्लोजिंग इन्वेंट्री वर्क इन प्रोसेस को माइनस कर देना है। अब देखिए यहाँ पे ऐसे किया हुआ है, ऐड किया हमने ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 30,000, यानी अभी जो हमने ओपन किया था, जब हमने वर्क इन प्रोसेस के अंदर हमने जो चीजें लगाई थी वो ये थी, हमारे पास 30,000 की चीजें लगी हुई थी। अच्छा, जो मशीनों में काम कर रही थी। अच्छा, उसके बाद हमने क्या किया, अच्छा अब ये देखिए जब आपने इसमें ऐड किया तो हमारे पास ऐड कॉस्ट ऑफ गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड, यानी ये हमारे पास जो आंसर निकला ऐड करने के बाद उसको हम बोलेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड। ये वो कॉस्ट है जो कि मैन्युफैक्चर्ड होके हमारे सामने आएगी क्योंकि हमने इसमें वर्क इन प्रोसेस के पैसे भी डाल दिए हैं। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। सर ये जो ओपनिंग वर्क प्रोसेस है, जी जी, ये 30,000 सर, ये किस चीज का ऐड किया हमने? ये बेटा हमने ऐड किया होगा, ये वो चीजें हैं जो भी मशीनों में लगी हुई हैं।
यानी फॉर एग्जांपल आपने मटेरियल खरीद लिया, आपने लेबर खरीद ली, आपने एफओएच लगा दिया, वर्क इन प्रोसेस वो चीजें होंगी बेटा जो अभी फिनिश्ड फॉर्म में नहीं है, लेकिन किसी जगह पे पैकिंग हो रही है, किसी जगह पे आपके उसके अंदर इंक भरी जा रही है। फॉर एग्जांपल अगर आप बॉल पॉइंट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो किसी जगह पे उसमें इंक भरी जा रही है, किसी जगह पे उसकी पैकिंग हो रही है, किसी जगह पे उसके मुख्तलिफ किस्म के जो फंक्शन है वो परफॉर्म हो रहे हैं। तो ये बेसिकली वर्क इन प्रोसेस की ओपनिंग इन्वेंट्री है कि 30,000 की चीज, 30,000 मालियत की चीजें ऐसी हैं जो अभी मशीनों में लगी हुई हैं, तो वो 30,000 इसमें ऐड कर दिया हमने। ठीक हो गया सर। मतलब अभी ये थैंक यू 30,000 सर। की चीजें लगी हुई हैं मशीनों के ऊपर, लेकिन हमने पैसे तो लगाए हैं ना, तो हमने बेटा वो ऐड तो करना है ना कॉस्ट के अंदर कि हमारी वो काम हो रहा है, वो हो तो जाना ही काम। इसी तरह लेस कर देंगे क्लोजिंग ठीक हो इन्वेंट्री। गया सर। ओके बेटा, लेस कर देंगे क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। फॉर एग्जांपल 50,000 हमने इसमें से माइनस कर दिया। अब जो हमारे पास आंसर निकला, जो हमारे पास बेटा आंसर निकला, दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। अब ये बेटा हमारे पास टोटल वो कॉस्ट आ चुकी है जो हमने खरीदने से लेके बनाने तक जो है वो हमने कर ली, यहाँ पे ले आई। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड हमारे पास आ गई 2,10,000। क्या किया, स्टेप नंबर 4 में देख लें बेटा, वर्क इन प्रोसेस की ओपनिंग इन्वेंट्री को ऐड करना है और वर्क इन प्रोसेस की क्लोजिंग इन्वेंट्री को हमने क्या करना है, लेस करना है। इसी तरह फिनिश गुड्स आ जाए बेटा। अब वो चीजें जो आपके स्टोर रूम में पड़ी हैं, जो कि पहले से बन चुकी हैं हमारे पास जी। ये लेस क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस से मतलब कि इसके अंदर कौन से प्रोडक्ट शामिल होंगे, क्या चीज बेटा शामिल ये होगी जो बाकी रह गई लेस हमारे पास अभी, जो कंप्लीट नहीं हो सकी, जो कंप्लीट नहीं हो सकी अभी तक मशीनों में लगी हुई है, वो तो पहले ऐड भी तो कर चुके हैं सर। बेटा ऐड कर चुके हैं ना। देखो अब मटेरियल आपने पहले खरीदा था, बाद में आपने मटेरियल को बीच में से माइनस नहीं किया क्लोजिंग इन्वेंट्री को, जो रिमेनिंग रह गया था मटेरियल, ऊपर देखें जरा स्टेप, सेम वही स्टेप यहाँ परफॉर्म किया। आपने ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल आपके पास था, आपने उसमें परचेजेस को ऐड किया, उसके जी बाद सर। आपने क्लोजिंग इन्वेंट्री सर को जब माइनस किया। अब ये वो चीजें हैं, अब देखें जब आपने इसको माइनस किया, अब ये वो चीजें हैं जो अभी इस साल प्रोड्यूस नहीं हो सकी, इनको हम अगले साल में ओपनिंग इन्वेंट्री बना लेंगे। ओके सर सर। ये जो जब हमारे ओपनिंग इन्वेंट्री ये पहले वाली जो पड़ी थी वो है ना? जी जी बिल्कुल, ये पिछले साल की हमारे पास जो अभी नेक्स्ट ईयर कन्वर्ट हो चुकी है, मतलब मशीनों पे लगी थी। देखिए फॉर एग्जांपल आज 1 दिसंबर है, हमने 30th ऑफ नवंबर तक की स्टेटमेंट बना रहे हैं। अब 30th ऑफ नवंबर तक जो फिनिश गुड्स में आ चुकी हैं वो तो आ चुकी हैं, लेकिन जो 1 दिसंबर को चलेगी, हमने 30th नवंबर में उसको उसको क्लोजिंग में डाल देना है। अब ये जो 1 दिसंबर को मूव कर गई है, इसको हम अगले साल में कंसिडर करेंगे। ठीक हो गया सर। जब मैं अगला साल शुरू करूंगा तो ये जो 50,000 हमारे पास क्लोजिंग पड़ी है, ये अगले साल के लिए मेरे पास क्या हो जाएगी, ओपनिंग इन्वेंट्री बन जाएगी। ये जो क्लियर 50,000 है मेरी सर। साल मेरे लिए क्लोजिंग है, अगले साल जब मैं वर्क इन प्रोसेस दोबारा शुरू करूंगा तो मैं यहाँ से शुरू करूंगा, फिर इसमें मजीद ऐड करूंगा ये जो ओपनिंग मशीनों हो पे और आ जाएगी। चुकी हैं। क्लियर हो गया सर। ठीक ठीक हो है। गया बेटा। इसी तरह अब वो चीजें जो आपकी फिनिश गुड्स फॉर्म, एक सेकंड बेटा जरा, मैं एक सेकंड। ओके बेटा, तो ये चौथा स्टेप कंप्लीट हो गया, दैट इज के हाउ टू ऐड वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग इन्वेंट्री एंड हाउ टू लेस वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो बेटा जो भी हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी, याद रखिएगा वो अगले साल के लिए हमेशा ओपनिंग इन्वेंट्री बनेगी। फिर उसके बाद दोबारा उसके अंदर जो मजीद चीजें आपने अगर ऐड करनी है तो ऐड करेंगे, अदरवाइज नहीं, अगर आपने खरीदी तो फिर आप ऐड नहीं करेंगे। सेम बेटा प्रोसेस हम करेंगे वो चीजें जो हमारे स्टोर में बनी पड़ी हैं। तो
हम इसमें ऐड करेंगे ओपनिंग फिनिश गुड्स, जो हमारे पास ओपनिंग स्टॉक पहले से जो फिनिश गुड्स पड़ा हुआ था। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी पिछले साल की जो हमने स्टेटमेंट बनाई थी उसमें 1 लाख रुपए मालियत की फिनिश गुड्स पहले पड़ी हुई हैं। इसमें ऐड कर देंगे मजीद जो हमने अभी इस साल बनाई है। तो बेटा वो देखिए यहाँ पे उसने ओपनिंग फिनिश गुड्स की ओपनिंग इन्वेंट्री को ऐड किया, तो हमारे पास आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स टू बी सोल्ड, और लेस कर देंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री को जो हमारे पास इस साल रिमेनिंग रह चुकी है। तो उसके बाद बेटा जो आंसर निकलेगा दैट आंसर इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट। जी बेटा इन पांचों स्टेप सर 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 को कॉल हो गई है यार। बोलने बोलने बेटा बोले। सर स्टार्टिंग के ऊपर जो जहाँ पे डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड है जी जी बेटा वहाँ पे ओपनिंग इन्वेंट्री जो है वो कम्प्लीटली इन्वेंट्री नहीं ऐड की हमने। ये एक ओपनिंग इन्वेंट्री बेटा वो इन्वेंट्री है जो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी कि मैंने 2020 की स्टेटमेंट बनानी है, 2019 के एंड पे भी तो आपके पास कुछ कॉटन बची रह गई होगी ना स्टॉक के अंदर जो आपने जी जी यूज सर। नहीं की, तो ये वो ओपनिंग इन्वेंट्री है। ओके हो गया सर। हाँ मतलब लाजमी नहीं कि लाजमी होगी, मैंने आपको बोला ये जीरो भी हो सकती सर है, मैंने क्वेश्चन जीरो भी हो सकती है यानी सर ओके हो गया ओपनिंग सर। इन्वेंट्री ये रॉ मटेरियल है ना, रॉ मटेरियल है बेसिकली, रॉ मटेरियल है, बिल्कुल सही कह रहे हो। और बाकी जो सर ये गुड टू बी सोल्ड है जो पिछले साल वाली हमारे पास हाँ पड़ी जी है, बिल्कुल वो जो ये जी तैयार है वो है सर। जी बिल्कुल, ये लास्ट में जो हमारे पास आई कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, या वो है हमारे पास जो टोटल हमारे पास मैन्युफैक्चर्ड फॉर्म के अंदर जो चीजें पड़ी हैं वो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ गई हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ठीक हो गया सर। जी बेटा इन 5 स्टेप में इसके अलावा कोई क्वेश्चन बेटा? अच्छा अब इस क्वेश्चन को देखने का बेटा तरीका लाजमी नहीं कि आपको पेपर के अंदर ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट बनाने के लिए आए, हो सकता है आ भी जाए यदि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट बनाई है बेटा, इसमें से कोई स्टेप भी आपसे पूछा जा सकता है। मैं कहता हूँ कैलकुलेट डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। अब देखिए डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड आपका सिर्फ यहाँ पे एक स्टेप होना है। मैं कहता हूँ कैलकुलेट द प्राइम कॉस्ट, तो प्राइम कॉस्ट के लिए आपको यहाँ तक आना पड़ेगा। मैं कहता हूँ कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, तो फिर आपको यहाँ पे आना पड़ेगा, ये देखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। मैं कहता हूँ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालें, तो फिर बेटा आपको ये सारे के सारे स्टेप्स परफॉर्म करने पड़ेंगे। यानी इसमें से कोई एक चीज भी आपसे पूछी जा सकती है। अंडरस्टैंड? इसकी प्रैक्टिस हम अभी करते हैं, इसकी प्रैक्टिस हम अभी करते हैं। ठीक हो गया सर, क्लियर है। ठीक हो गया? अच्छा अब मैं आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन ओपन करता हूँ। अपने पास बेटा रजिस्टर और बॉल पॉइंट रखे हैं, साथ में कैलकुलेटर भी रखें, ताकि आप क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे फौरन आंसर बताएं, ताकि आपकी अभी प्रैक्टिस हो जाए। उसके बाद फिर बाद में कुछ क्वेश्चन मैं आपको करने को दूंगा, फिर वो आप करते रहिएगा। ये जो 5 स्टेप मैंने ऊपर एक्सप्लेन किए वही 5 स्टेप ये नीचे उन्होंने 1 बाय 1 एक्सप्लेन किए हुए हैं, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इसको आप देख लीजिएगा। ये हम देखते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन, ये देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 आ गया बेटा। ओके पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं बेटा, क्या क्वेश्चन है। अब आपने अपने सामने रजिस्टर और पेंसिल बेटा रख लेनी है, कोशिश करेंगे खुद सॉल्व करें। फॉलोइंग आर द डाटा रिलेटेड टू जैन एंड को, एक कंपनी है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ये देखिए रॉ मटेरियल को ओपनिंग स्टॉक भी दे दिया, ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोसेस का भी दे दिया, और परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल भी दे दिया। ये डाटा सारे गिवन है आपको। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट भी दे दी, फैक्ट्री ओवरहेड भी दे दिया, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल भी दे दिया, और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोसेस भी दे दिया। कुछ डाटा उसने आपको गिवन कर दिया। अब देखना यह है कि उसने कैलकुलेट क्या करना है। नंबर 1 बेटा प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। करें प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट, टेल मी द आंसर। अब प्राइम कॉस्ट क्या आएगी? प्राइम कॉस्ट तब आएगी, सबसे पहले आपको मटेरियल कंज्यूम्ड कैलकुलेट करना पड़ेगा, ऐसे ही है। उसमें फिर आप ऐड करेंगे किसको? फैक्ट्री ओवरहेड को। ये देखिए मैं आपके सामने चले, सॉरी ये फैक्ट्री ओवरहेड कह रहा हूँ, लेबर को ऐड करेंगे तो प्राइम कॉस्ट आएगी। हाँ दी है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ दोबारा। इसको एक दफा नोट कर लें, अगर आपने नोट नहीं किया हुआ तो इसको नोट कर लेंगे। देखें डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम पहले कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए आपको ये स्टेप परफॉर्म करने पड़ेंगे। ओपनिंग इन्वेंट्री उसने गिवन की हुई है रॉ मटेरियल की, परचेजेस उसने गिवन की है रॉ मटेरियल की, क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल उसने गिवन की है, माइनस करेंगे तो आपके पास मटेरियल यूज्ड या मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाएगा। उसमें आपने ऐड करना है डायरेक्ट लेबर को, तो आपके पास प्राइम कॉस्ट आ जाएगी। अब मैं ये आपके सामने मैंने ये इसको नोट कर लें, प्राइम कॉस्ट तक बेशक नोट करना है फॉर्मूले को। कोशिश करें अपने साथ इसको ओपन कर लें, ये मैंने आपके साथ शेयर की हुई है बुक। जी कर लिया नोट बेटा? यस सर नो में बोला करें बेटा, हम इसको वाइंड अप करना चाह रहे हैं हम। सर जी एक मिनट। जी सर। इसको नोट कर लेना बेटा एक दफा, चलिए सारे स्केच को नोट कर लें एक दफा। मैं 2 मिनट देता हूँ आपको, नोट कर लें। वैल्यूज बेशक ना लिखें, सिर्फ नोट कर लें इसको, इंग्लिश नोट कर लें, इसकी वैल्यूज तो हमने खुद ही पुट करनी है। ओके सर। करें करें सभी लोग नोट करें इसको। और अब इसमें से हम कुछ भी चीजें कैलकुलेट करने को आपको आ सकती हैं।
हो गया बेटा नोट? जी सर। अब हम वापस आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। अब आप ये डाटा पुट करेंगे और मुझे आंसर बताएंगे। तो सबसे पहले आपने बेटा प्राइम कॉस्ट निकालनी है। पहले प्राइम कॉस्ट निकालें। इसमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल गिवन है, ऐड करेंगे परचेजेस को, लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, और उसके बाद आपके पास मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाएगा। उसमें आपने लेबर को ऐड करना है। तो टोटल आंसर बताया प्राइम कॉस्ट का कितना आ रहा है। ये डाटा आपके सामने लिखा हुआ, प्लस माइनस करना सिर्फ आपने। सर 1,08,000। प्राइम कॉस्ट 1,08,000 है। बाकी बेटा आपकी जी जी फरा सर। बेटा आपने किया सर 1,08,000 ही है। बेटा 3,38,000 आंसर आ रहा है। वाई सर? मुझे नहीं पता, आप चेक करो। सर 80,000 में से नेगेटिव किया 66,000। बेटा पहले ऐड करना है, परचेजेस को ऐड नहीं करना। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल में ऐड करो परचेजेस को। ये दिया तो हुआ परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल, देखें 80,000 में जमा करो 2,30,000। ओके सर। उसमें से माइनस करना, फिर आपने क्लोजिंग स्टॉक, तो मटेरियल कंज्यूम आएगा। ओके सर। यस 3,38,000 आ रहा है। ये ठीक है, 3,38,000 वाला आंसर ठीक है। ये देखें नीचे बेटा उसने सॉल्व भी किया हुआ है, ये देखें। अगर आप देखना चाह रहे हैं तो ये देखें उसने सॉल्व किया हुआ है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल आपका 80,000 था, ऐड किया इसमें परचेजेस को 2,30,000 की, तो हमारे पास, और लेस कर दिया क्लोजिंग स्टॉक को, तो ये हमारे पास 2,44,000 जो है ये कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है। इसमें आपने ऐड करना था डायरेक्ट लेबर जो कि 94,000 है, तो 3,38,000 आपके पास आएगा। अच्छा, आगे उसने कहा कैलकुलेट टोटल फैक्ट्री कॉस्ट। तो क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे सिर्फ और सिर्फ FOH। तो हमारे पास आंसर निकला 3,38,000। इसमें आपने क्या करना है, ऐड करना है FOH। देखिए FOH गिवन है, ऊपर चेक करें, ये देखिए आपको FOH गिवन है, फैक्ट्री ओवरहेड। जी सर। कितने? 79,000। बेटा ये 3,38,000 में 79,000 ऐड करें। 79 के 76 थे? 79 है। ये नीचे गलत पुट किया उसने ना, उसने 76 पुट कर दिया, ये एरर है थोड़ा सा। इसमें 79 ही करना आपने, ठीक है। ऐड करेंगे इसमें फैक्ट्री ओवरहेड, तो हमारे पास आंसर निकल आएगा टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 4,17,000। जी बिल्कुल 4,17,000 वही आपके पास आंसर आ जाएगा। अब देखिए पूरी स्टेटमेंट में से सिर्फ 2 चीजें आपसे पूछी गई कि आपने किस तरह से इसको कैलकुलेट करना है। ओके सर। तो ये स्केच आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा, यानी फॉर्मूलाज आपको याद करने पड़ेंगे। तो डेफिनेटली याद उसी वक्त होंगे जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, और जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली छोटी छोटी प्रॉब्लम है ये आपको फिर दोबारा नहीं फेस करनी पड़ेगी। ओके सर। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखें, इसके अंदर उसने काफी कुछ डाटा दिया हुआ है। ये देखें आपके सामने उसने, अगर आप चेक करें तो इसके अंदर रॉ मटेरियल, आप ये देखें जुलाई 1 का मतलब होता है ओपनिंग इन्वेंट्री, ठीक हो गया। ओपनिंग इन्वेंट्री। और देखें जून 30, ये देखें ये क्या होगा, क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री। परचेजेस भी गिवन किया हुई है उसने, इनडायरेक्ट आपको कंज्यूम दिया, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस दिए हैं, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट दिया है, परचेजेस रिटर्न दिए हैं, फ्यूल एक्सपेंसेस दिए हैं, डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग दी है, कैरिंग इनवर्ड ली दिया है, बैड डेट्स दिए हैं, इनडायरेक्ट लेबर दी है। अच्छा, अब एक चीज इसमें मैं आपको और बता देता हूँ, यहाँ पे एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ। वो ये बताने वाली ये है कि जब आप लोग बेटा परचेजेस करते हैं ना मटेरियल को, तो जब आप कोई चीज मंगवाते हैं ना, उसके ऊपर बाद दफा आपको कैरेज भी पे करना पड़ता है। क्या पे करना पड़ता है? किराया, जिसे हम बोलते हैं। अच्छा, कैरेज इनवर्ड का मतलब होता है जो आप चीज मंगवा रहे हैं उसके ऊपर किराया, और कैरेज आउटवर्ड का मतलब होता है वो पैसा अगर आप भेज रहे हैं तो उसके ऊपर जो आप पैसा पे करते हो, वो कैरेज आउटवर्ड होगा। अच्छा, अगर क्वेश्चन के अंदर आपको कैरेज इनवर्ड गिवन हो, तो ये देखें आपने एक छोटा सा काम और करना मटेरियल के ऊपर, कि जो आपने मटेरियल परचेज किया था ना, ठीक है। अब ये देखेंगे तो ये एक स्टेप यहाँ पे जो मैंने हाईलाइट किया, स्टेप को देखिएगा। लेस नहीं करना बेटा, ऐड करना, हमने पे किया ना, कॉस्ट हम पे कर रहे हैं ना, तो कैरेज जो इनवर्ड होता है वो पे करेंगे हम, उसमें ऐड करेंगे। अब आपने 10, मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ, आपने 80,000 का एसी मंगवाया, 2,000 रुपया रिक्शे वाले ने ले लिया, तो 80 एसी आपको 78,000 का पड़ेगा या 82,000 का पड़ेगा? 82,000 का पड़ेगा ना। अच्छा, अब ये देखें 2 चीजें बेटा यहाँ पे और देख लें, जो मैं स्टेप आपको यहीं पे सिखा देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो बाद में, कि आपने कुछ चीजें परचेज की, आपने मटेरियल परचेज किया, उसमें से कुछ चीजें आपकी खराब निकल आई,
यानी जी परचेजेस सर। मटेरियल में से आपने उसको रिटर्न कर दिया, तो क्या करेंगे कि जो आपने मटेरियल परचेज किया था उसमें से हम लेस कर देंगे जो मटेरियल लेस हमारा कर रिटर्न देंगे जो। हुआ। ठीक हो गया, ये जी स्टेप सर। हमने पहले करना। अगर पिछले क्वेश्चन के अंदर मटेरियल रिटर्न गिवन नहीं था, जो हमने पीछे क्वेश्चन किया, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर उसने आपको परचेजेस रिटर्न का कहा हुआ है। परचेजेस का मतलब मटेरियल ही होगा बेटा आपका। जी सर। उसमें आपने ये करना है कि आपने ये देखिए स्टेप चेक कीजिएगा। रॉ मटेरियल की ओपनिंग इन्वेंटरी लिख दी, ऐड किया इसमें परचेजेस जो हम पहले भी करते रहे हैं, इसमें से लेस कर देना है परचेजेस रिटर्न को अगर क्वेश्चन में गिवन है। अगर नहीं गिवन तो ये स्टेप नहीं करना, और इसमें ऐड कर देना है कैरेज इनवर्ड को। ठीक है, कैरेज इनवर्ड का मतलब है वो पैसा जो आपने इस चीजों को मंगवाने के लिए लगाया। उसके बाद फिर लेस करेंगे मटेरियल इन्वेंटरी को, तो आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड आएगी। ये बेटा जो स्टेप जी यहाँ सर। पे 2-3 मैंने हाईलाइट किए हैं, इसको जरा ज़हन में रखिएगा कि जब आप मटेरियल खरीदते हैं तो बाज़ दफ़ा उसमें से कुछ चीजें खराब भी निकल आती हैं। जब चीजें खराब निकलती हाँ है तो जी, वो हम डेफिनेटली पैसे वापस लेंगे, रिटर्न लेकर जी उसमें से सर। को माइनस कर देंगे। लेकिन उन चीजों को लाने के लिए अगर हमने कोई किराया पे किया तो वो हमारा एक्सपेंस है, वो भी हम कॉस्ट में लिखेंगे, तो वो हमने इसमें ऐड कर देना। बाकी स्टेप वही है, जी सर। बाकी कोई चीज ऐसी नहीं है। सिर्फ ये एक स्टेप था जो मैंने आपको बता दिया। अभी बेटा हमारी वीडियो एंड हो रही है तो आप मुझे दोबारा ज्वाइन करेंगे, ठीक है? फिर यहीं से स्टार्ट करते हैं। ओके सर। सीआर साहब बेटा ये 20 लोग मेरे पास शो हो रहे हैं। जीआर या सीआर बेटा दोनों में से कोई स्किन है वो ले लें, स्नैपशॉट ले लें, मैं भी ले लेता हूँ, ठीक है? इस क्लास के लिए 20 पार्टिसिपेंट हमें शो हो रहे हैं।